एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स फैमिली। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट बॉटनी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन हम पढ़ेंगे, तो लेकिन आपको पहले मैं बता दूं कि ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अंडरस्टूड। आपको अगर नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करें कि आपको नोट्स की इंपॉर्टेंट है, आई विल प्रोवाइडेड। ओके, और अभी तो ये देखिए हमारा नॉर्मली है कि इसमें कौन से चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है, ये चीज़ है, तो आप इसको नॉर्मली पढ़ सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। अब देखिए जो पंचानन महेश्वरी हैं, इनका बहुत ज़्यादा ही योगदान है हमारे बॉटनी में। इन्होंने बहुत सी पौधों पे खोज किया, बहुत सी चीज़ों का भ्रूणीय परिवर्तन, ऊतक संवर्धन, इन सब के बारे में बताया। तो ये पंचानन महेश्वरी का क्या है, उनकी नॉर्मली लाइफ के बारे में इन्होंने बताया गया इसमें। तो ये देखते हैं पुष्पी पादप में लैंगिक जनन क्या होता है। मैं पूरा एनसीईआरटी पढ़ के नहीं आपको बताऊंगी, आपको खुद से इसको पढ़ना होगा। देखिए पुष्पी पादप मतलब क्या होता है। जो पुष्पी पादप का मतलब होता है एंजियोस्पर्म। क्या? एंजियोस्पर्म। ये हमारे पुष्पी पादप का मतलब होता है एंजियोस्पर्म। तो पुष्पी पादप जो मतलब पुष्पी पादप ऐसे पादप जिसमें पुष्प उत्पन्न करने की क्षमता होती हो, उसे हम पुष्पी पादप बोल देते हैं। और पुष्प उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो सिर्फ इसमें होता है एंजियोस्पर्म में होती है, यानी कि जिसे हम बोल देते हैं आवर्त बेजी। ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं आवर्त बेजी। देखिए इसको आगे हम जब पढ़ेंगे ना, तो इसको बताया गया है कि देखिए जो इस अध्याय में आकारिकी संरचना तथा पुष्पीय आवृतबीजियों में के प्रक्रम को हम समझेंगे। अंडरस्टूड। ये यहाँ पे इसमें दिया है ना कि आइए इस अध्याय में आकारिकी संरचना तथा पुष्पी पादप मतलब आवृतबीजियों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। और जो हमारा लैंगिक जनन होता है, लैंगिक प्रजनन मतलब या लैंगिक जनन मतलब होता है कि लैंगिक मतलब होता है हमारा दो युग्मक के जिसमें आवश्यकता हो, नर और मादा, और जिसमें निषेचन होता हो। तो लैंगिक प्रजनन का पूरा मतलब ही यही होता है कि जिसमें नर और मादा दोनों मिलकर निषेचन की क्रिया करके एक नए जाति को, एक नए संतति को उत्पन्न करते हो। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब इस एनसीईआरटी की पूरी लाइन को आप समझ लीजिएगा खुद से, लेकिन मैं आपको एक बार रैंडमली पढ़ के बता देती हूँ। क्या हम भाग्यशाली नहीं है कि पादप लैंगिक प्रजनन करते हैं? बिल्कुल नहीं। असंख्य प्रकार के पुष्प जिन्हें हम आनंद से टकटकी लगाकर देखते हैं, सूंघते तथा जिनकी महक से हम मतमोहश हो जाते हैं, भरपूर रंग आती है, सभी बातें उसके लैंगिक प्रजनन में सहायक होती है। पुष्प का अस्तित्व मात्र हमारे उपयोग के लिए नहीं, सभी पुष्पी पादप लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। पुष्प कर्मों में पुष्पों तथा पुष्पी अंगों की संरचना की विविधता पर एक दृष्टि डालें तो वे अनुकूलन की एक व्यापक परिधि को दर्शाते हैं, ताकि लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद फल तथा बीज की रचना सुनिश्चित हो सके। देखिए एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्या ये जो हमारा दिया है ना कि दृष्टिदान वे अनुकूलन की एक व्यापक परिधि को दर्शाते हैं ताकि लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद, ये देखिए ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतिम उत्पाद फल और बीज की रचना सुनिश्चित हो सके। ठीक है, और आप देखिए आइए इस अध्याय के कार्य की संरचना तथा पुष्पी पादपों आवृत बीजों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझें। ये चीज़ हमने यहाँ पे जाना। देखिए जो पुष्प आवर्त बीजों का एक आकर्षण अंग क्यों माना गया, इसको हम बताया गया। तो इसको भी आप नॉर्मली पढ़ सकते हैं कि क्या इसमें बता दिया गया कि पुष्प सौंदर्य विषयक, आभूषणात्मक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व की वस्तु रहा है। ये मानव द्वारा प्रेम, अनुराग, प्रसन्नता, विषाद एवं शोक आदि की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने के प्रतीक रहे हैं। कम से कम ऐसे 5 पुष्पों की सूची बनाएं जिनका आभूषणात्मक श्रृंगार की महत्व हो, जिन्हें हम घर एवं बगीचे में उगाया जाता हो। देखिए यहाँ पे कह दिया प्रेम, यानी कि प्रेम रेड फ्लावर, अनुराग यानी प्रेम, वही प्रसन्नता में हम रेड फ्लावर, विषाद यानी कि विषाद और शोक में व्हाइट फ्लावर। ये चीज़ देखिए हम अपना जो फीलिंग होता है उसको प्रेजेंट करते हैं। तो ये बताएगा कि पुष्प आवर्त बीजों का एक आकर्षक अंग है। ठीक है, अब उसके बाद से हम देखते हैं यहाँ पे कि जो ये आवर्तिकाग्र, ये हमारा जो है पुष्प की संरचना है। क्या हमारी पुष्प की संरचना है टोटली, जो पुष्प की पूरी संरचना है इसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि अब देखिए यहाँ पे जो लाइन दिया हुआ है ना, क्या आप पुष्पों की खेती, फ्लोरिकल्चर, पुष्प कृषि के बारे में सुने हैं? तो देखिए जो लाइन है ना, मैंने आपको जो बताया कि फ्लोरिकल्चर, तो यहाँ से क्वेश्चन टाइप पूछ लेता है कि पादप पुष्प का संवर्धन क्या कहलाता है। यहाँ से एक बार नीट में क्वेश्चन आया कि तो आप लगाएंगे वहाँ पे फ्लोरिकल्चर। ठीक है, क्या फ्लोरिकल्चर? ठीक है, इसका इसका क्या तात्पर्य? इसके तात्पर्य ये कि जो हम पुष्प की खेती करते हैं और इसमें हमें अनेक प्रकार के जो पुष्प है उसको हम उगाते हैं, उसी को हम फ्लोरिकल्चर या फिर पुष्प कृषि कहते हैं। ठीक है, एक जीव विज्ञानी के लिए पुष्प आकार की एवं भ्रूण की आश्चर्य तथा लैंगिक जनन स्थल है। ये लाइन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, अब देखिए दिया है कि आपने वो छोड़ दो। फिर यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या आप एक पुष्प की 2 अंगों के नाम बता सकते हैं जिनमें लैंगिक जनन विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाली 2 इकाई होती है? बिल्कुल, इसको हम चैप्टर आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम जान जाएंगे कि क्या है वो है एक पुमंग और एक है जयांग। अंडरस्टूड, इज दैट क्लियर? फिर हम देखते हैं कि निषेचन पूर्व संरचना एवं घटनाएं, इसको हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन पूरी तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, तो लैंगिक जनन के द्वारा बीज व फल का निर्माण होता है। हम इसी लाइन में यहाँ पे पढ़े हैं अभी। ठीक है, लैंगिक जनन में बीज और फल का निर्माण होता है। ठीक है,
देखिए यहाँ पे इसमें हमने पढ़ा ना कि बीज और फल की रचना सुनिश्चित होती है। फिर इसके बाद से हमने सब कुछ देखा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। बाकी आपको जो भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम वो जो युग्मक होते हैं वो एन होते हैं। वो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे युग्मक होते हैं वो एन होते हैं, एन और एन। और एन और एन जब मिल के फर्टिलाइजेशन करते हैं तो क्या बना देते हैं, 2n। तो ये नर एन जो है वो एक नर है और एक मादा, यानी कि एक फीमेल है और एक हमारा मेल गेमेट्स है, ठीक है। और जब इन दोनों में संलयन होता है यानी फ्यूज़न होता है तो ये क्या कर देते हैं, ये हमारा 2n का निर्माण कर देते हैं। इस चीज़ को भी हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे हम इतना जान जाते हैं। और फिर जो 2n का निर्माण होता है इसको हम बोल देते हैं क्या, सिंपली युग्मनज। अंडरस्टूड। अब फिर इसके बाद से हम देखते हैं पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। क्या है, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। इसका मतलब आप समझे कि ये हमारा, ठीक है, ये जो हमारा ये हमारा नोड है, क्या है, नोड है। नोड के बाद से ये जो हमारा ये गोल सा जो हमारा संरचना बना है वो नोड है। और नोड से जो नोड कनेक्टेड होता है उसको हम इंटरनोड बोलते हैं, ठीक है। अब फिर इसी में हमारा एक संरचना निकली होती है। ये जो हमारी एक संरचना है इसको हम बोल देते हैं दल। और फिर एक नीचे ऐसे ही संरचना निकली रहती है, इसको हम बोल देते हैं बाह्य दल, ठीक है। तो ये क्या है हमारा दल, ठीक है। और ये जो हमारा वह है बाह्य दल। समझ में आया, ये हमारा बाह्य दल। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब आप समझेंगे, आप सोचेंगे भाई ये प्ररोह क्या होता है। तो प्ररोह के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारा सिंपली क्या, एक जड़ है, ये जड़ से लगा हुआ एक पत्ती और फूल की संरचना है पूरी। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना इसको हम प्ररोह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्ररोह बोलते हैं। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम मूलांकुर बोलते हैं, जिससे जड़ का निर्माण हो उसे हम मूलांकुर बोल देते हैं, ठीक है। जिससे जड़ का निर्माण हो उसको हम मूलांकुर बोल देते हैं। और जिससे पुष्प की संरचना जिससे पुष्प का निर्माण हो यानी कि पुष्प का रूपांतरण, उसे हम प्ररोह बोल देते हैं, ठीक है। तो पुष्प एक आकार के भ्रूणीय और लैंगिक स्थल, हमने इसको भी एनसीईआरटी में पढ़ा। अब देखिए वो जो हमारा एक डायग्राम है प्यारा सा, हम उसको समझते हैं कि भाई उसमें हमारी एनसीईआरटी कहती क्या है एग्जैक्ट, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं उसको, उसके बारे में जानते हैं। देखिए ये हमारा वर्तिकाग्र है, ये वाला पोर्शन जो हमारा वर्तिकाग्र है। और ये जो पराग कोश दिख रहा है आपको, इस पराग कोश से जो परागकण हैं ये वर्तिकाग्र पर जाते हैं, फिर वो हमारे अंडाशय की ओर आते जाते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ तो हमने जान लिया। तो वर्तिकाग्र क्या है, वर्तिकाग्र हमारा सिंपली है परागकण स्थानांतरण, ठीक है। पॉलिनेशन की अभिक्रिया जिस पे होती है उसको हम वर्तिकाग्र बोल देते हैं। अब वर्तिका और ये जो अंडाशय है ये हमारे सिंपली जो है जयांग के भाग हैं, ठीक है, जयांग के भाग हैं। अंडरस्टूड, इज दैट क्लियर। अब देखिए जो हमारा पंखुड़ी है, ठीक है, हम पंखुड़ी के बारे में जाने अगर, तो ये जो हमारा पंखुड़ी है वो सिंपली है क्या, ये हमारा है कि यह परागकड़ी को, ठीक है, परागकण कारी को आकर्षित करता है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको लिखते हैं परागकण कारी को आकर्षित। क्यों आकर्षित करता है, क्योंकि ये जो होता है कलरफुल होता है, ये इसमें सुगंध होती है, कलरफुल होता है, ठीक है। तो ये जो परागकण को क्या करता है, परागकण के लिए जो परागकणकारी होते हैं उनको आकर्षित करता है। परागकणकारी मतलब हम इसको समझे तो ये हमारे जैसे कि कीट हो गए, कीट में जो भी हमारी जो तितलियाँ वगैरह ये लोग होते हैं इनको हम कीट में रख देते हैं, मधुमक्खी इन सबको हम कीट में रख देते हैं। तो उसी कह रहा है, ठीक है। अब फिर उसके बाद से हम पढ़ेंगे भाई यहाँ पे बाह्य दल जो है, इस बाह्य दल के बारे में। तो बाह्य दल जो होता है ना ये हरा होता है, ठीक है। हरा देखिए यहाँ पे भी आपको पोर्शन जो दिखाया गया वो हरा है। हरा क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की इसमें क्रिया होती है। और कली अवस्था में, ठीक है, कली अवस्था मतलब कि जब पुष्प बहुत छोटे होते हैं, वो खिलने वाले होते हैं, उस टाइम में जो होती है वो पुष्प को इस तरीके से कुछ शेप की रहती है, ठीक है।
मान लीजिए पुष्प हमारा, ये पुष्प का, ये हमारा पुष्पासन होता है, पुष्पासन से ही हमारा जो है वो बाह्य दल निकला रहता है और वो क्या करता है, इसकी पुष्प की रक्षा करता है। वो गुलाब के फूल मोस्टली आप देखते होंगे कि खिलने के टाइम में क्या होता है कि जो बाह्य दल होता है वो बहुत अच्छी तरीके से गुलाब की फूलों की पंखुड़ियों को उनके क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। अब देखिए जो पंखुड़ी है ना, इसको हम दल भी बोलते हैं, ठीक है, दल भी बोलते हैं, अंडरस्टूड ना। अब इतना चीज़ तो हमने जान लिया। अब उसमें हम देख लेते हैं साथ ही साथ में कि जो वर्तिका और वर्तिकाग्र और अंडाशय है, ये हमारा क्या है, ये हमारा जयांग है, ठीक है। अब पराकोश और तंतु जो है, इसे पुतंतु भी हम बोलते हैं। ये जो हमारा है वो हमारा सिंपली किस चीज़ का भाग है, पुमंग का, ठीक है, पुमंग का भाग है, ये जयांग का भाग है। और जो पंखुड़ी और ये बाह्य दल है, पंखुड़ी और बाह्य दल जो है ये सिंपली क्या है, ये सहायक अंग है। अब देखिए क्वेश्चन है कि जो हमारा पुष्प होता है वो किन अंगों से मिलके बना है, तो उसमें मोस्टली कौन कौन से अंग होते हैं। एक होता है हमारा आवश्यक अंग, एक होता है हमारा आवश्यक अंग, और आवश्यक अंग में कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो हमारा हो जाएगा जयांग और एक हो जाएगा हमारा पुमंग। अब फिर आ जाते हैं कि भाई एक होता है हमारा सहायक अंग, सहायक अंग। तो जो सहायक अंग होता है उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, उसमें हमारे मेनली जो होते हैं वो आ जाएंगे, एक तो हमारा बाह्य दल आ जाएगा और एक हमारी पंखुड़ी यानी कि दल आ जाएगा, ठीक है। एक हमारा जो है बाह्य दल आ जाएगा और एक जो है हमारी पंखुड़ी आ जाएगी, किसमें, सहायक अंग में। तो हमने ये चीज़ इतनी चीज़ों को हमने समझ लिया। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मेंशन नहीं की गई हैं, मैं उसको आपको बता देती हूँ नॉर्मली क्यों क्या है। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, इसको हम बोलते हैं पुष्पवृंत, ठीक है, यानी कि पेडिकल बोलते हैं। और ये फूली हुई जो संरचना दिख रही है, वैसे तो ये अंडाशय आ जाएगा, लेकिन इसके अंडाशय के और नीचे ये जो संरचना है इसको हम नॉर्मली बोल देते हैं पुष्पासन। पुष्पासन मतलब जिसपे सभी पुष्प आसन, मतलब कि आसन ग्रहण किए हों, यानी कि सभी पुष्प उसी पे स्थित हों, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए आवश्यक अंग और सहायक अंग क्या मैंने बता दिया। अब इसको ऐसे एग्जांपल समझिए एज अ कि क्या है कि एक शादी है, ठीक है, शादी में सबसे मेन जो होते हैं वो कौन होते हैं, दूल्हा दुल्हन। अगर भाई दूल्हा दुल्हन है ही नहीं तो शादी होगी नहीं, तो उसको हम मिलनी समझ लेते हैं। दूल्हा दुल्हन यानी कि जयांग और पुमंग, यानी कि मेल और फीमेल जो इसमें होते हैं, यानी कि मेल बोले तो पुमंग और फीमेल बोले तो जयांग। ये क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि ये आवश्यक अंग है। अब जो सहायक अंग है, जैसे फूफा, चाचा, मामा, काका जो भी है, ये क्या है, हमारी आवश्यक अंग है, सहायक अंग है, ठीक है। सहायक मतलब कि ये हमें बस एक असिस्टेंट के तौर पे है कि हम बाराती बन के जाएंगे, हम दूल्हे वाले हैं वगैरह वगैरह, तो क्या होते हैं, हमारे सहायक अंग में आ जाते हैं, ठीक है। तो सहायक अंग में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, एक तो हमारा बाह्य दल आ जाएगा और एक तो हमारी पंखुड़ी यानी कि दल आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ क्लियर हो गया। और देखिए क्वेश्चन आगे पूछा था, मैं आपको भी दिखा, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा भी है कि जो इकाई होती है ना, लैंगिक जन विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाली 2 इकाई कौन सी है, ठीक है। तो जो 2 इकाई है वो है जयांग। जयांग की जो इकाई है वो स्त्री केसर है, मतलब कि स्त्री केसर से मिलके क्या होता है, जयांग का निर्माण होता है। बहुत सारे जब स्त्री केसर मिलते हैं तब क्या होता है कि हमारे जयांग का निर्माण होता है, अंडरस्टूड। तो एक इकाई तो ये हो गई और एक इकाई हमारी है वो है पुमंग। तो पुमंग की जो इकाई होती है वो होती है हमारी पुंकेसर, ठीक है। कई सारे पुंकेसर जब मिलेंगे तो हमारे किसका निर्माण होगा, हमारे पुमंग का निर्माण होगा। अभी तक हमने ये पढ़ा। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे निषेचन पूर्व घटना और फिर निषेचन पश्च घटना, यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।